Morning all. Welcome to Learners Academy. Morning. After the first topic, we are at the second topic of the chapter, which is increasing and decreasing. आगे आ जाओ, Ronit. Increasing and decreasing functions. Since today is the analysis class, analysis नहीं, introductory class. तो exercise number 6.2 का हम introduction करने वाले हैं. ठीक है. और इसका इंट्रोडक्शन उतना आसान नहीं है जितना कि पहले टॉपिक का था, रेट ऑफ चेंज वाले का. रेट ऑफ चेंज तो बहुत सीधा टॉपिक था. ठीक है. डेफिनेशन ही एक तरीके से इंट्रोडक्शन था. लेकिन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, एक्चुअल इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन चेक करने का जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक है, ये एक्चुअली डेरिवेटिव्स का एप्लीकेशन है. मतलब ये जस्टिफाई करता है कि हाँ, तू जो है वाकई में डेरिवेटिव्स का एप्लीकेशन है. अगर डेरिवेटिव्स नहीं होते तो ये चेक करना वाकई में मुश्किल होता. ठीक है. फर्स्ट टॉपिक तो डेफिनेशन था, ये एप्लीकेशन है एक्चुअली. ठीक है ना. अब साथ में इसके ये भी बात करते हैं कि जब इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस की बात आएगी तो साथ में ही मैक्सिमम मिनिमा की भी बात आएगी, जो कि थर्ड टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है आपका. राइट. ठीक है. तो ये कह सकता हूं कि ये टॉपिक हम जहां खत्म करेंगे ना, मैक्सिमम मिनिमा वहीं से उठा लेंगे. ये टॉपिक जहां पे स्टॉप होगा क्वेश्चंस करने के बाद, वहीं से वापस उठाएंगे इस टॉपिक को, फिर से रिवाइज करके मैक्सिमम मिनिमा चलेगा आगे. ओके. ठीक है. दोनों ही टॉपिक्स में यूसेज ऑफ ग्राफ से भरपूर मात्रा में यूसेज ऑफ ग्राफ्स. ठीक है. तो ग्राफ्स को बनाना, अब बनाने का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली बनाने बैठो, ग्राफ खींचो और पेंसिल से ड्रॉ करो, वो बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ. वो तो ना बनाने के लिए लोग कहता है कि बनाओ, और ना हमें बनाना है. ग्राफ कैसे बनाना है? अंदाजन वाला ग्राफ होता है, जैसे पेन से बना दिया हमने, अंदाजे वाला ग्राफ. एग्जाम में तो नहीं बनाना ग्राफ, पेंसिल से बनाना है. बट अभी जैसे अपन सॉल्व कर रहे हैं, जैसे भी हम करेंगे, तो पेन से भी ड्रॉ करके एक रफ डायग्राम जिसको हम बोलते हैं, वो ग्राफ बनाना है. उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्राफ को रीड करना. बना बनाया ग्राफ है, उसको आप कैसे रीड करते हो, वो भी इन दोनों टॉपिक्स में भलीभांति रूप से हमको समझना आना चाहिए, या फिर नहीं आता तो हम सीखेंगे. चलें आगे, स्टार्ट करें. सो जैसा कि मैंने कहा कि ग्राफ का यूसेज है पर्याप्त मात्रा में, तो हम ग्राफ से स्टार्ट करते हैं. एक एग्जाम्पल लेते हैं. क्या लेते हैं हम? एक एग्जाम्पल. तो मैं आपके सामने दो तरीके के ग्राफ्स बना रहा हूं, ध्यान से समझेंगे. बना दिए? बना दी? बोलो. बना दिए ग्राफ? कहाँ बना है? ये ग्राफ है. ये ग्राफ थोड़ा ना, ग्राफ तो अब बनाएंगे. लेट्स से दिस इज अ ग्राफ एंड दिस इज ऑल्सो अ ग्राफ. ठीक है. इन दोनों ग्राफ को हम एनालाइज कर रहे हैं कि इंक्रीजिंग ग्राफ्स हैं या डिक्रीजिंग ग्राफ्स है, या फिर ये जो फंक्शंस हैं ये इंक्रीजिंग फंक्शंस हैं या डिक्रीजिंग फंक्शंस हैं, ये हमको एनालाइज करना है. देखो, एक्स एक्सिस पे जैसे जैसे मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं तो वैल्यू बढ़ती है. बोलो. और वाई एक्सिस पे जैसे जैसे मैं डाउन टू अप जाता हूं तो वैल्यू बढ़ती है. इतना तो सबको पता है. ठीक है. सिमिलरली इधर भी बढ़ेगी, लेफ्ट टू राइट, डाउन टू अप. तो मैं लेफ्ट टू राइट जाके देखता हूँ, तो इसकी जो डोमेन है जिसमें बहुत सारे एक्स हैं, उसमें से मैंने एक डोमेन उठा ली, एक पॉइंट उठा लिया, जिसका नाम रख दिया मैंने x1. फाइन. फाइन. और फिर मैं लेफ्ट टू राइट गया. मैंने क्या किया? लेफ्ट टू राइट गया मैं, और लेफ्ट टू राइट जाके मैंने एक और पॉइंट उठा लिया, x2, उसी की डोमेन से उठा लिया. बोलो. अब इसकी रेफरेंस में जो y की वैल्यू आई वो चेक करते हैं. तो इसकी रेफरेंस में y की वैल्यू क्या आई? ये. और उसकी रेफरेंस में y की वैल्यू क्या आई? ओके. और फंक्शंस की दुनिया में अपन y नहीं बोलते उसको, अपन लेते y एक्सिस पे हैं, लेकिन फंक्शंस की दुनिया में जो आउटपुट आता है उसको क्या बोलते हैं? fx. क्या बोलते हैं? fx. तो x1 के रेफरेंस में fx1 आया, ये आंसर जो आया, बताओ. और x2 के रेफरेंस में fx2 आया, ये जो आंसर जो आया. ओके. अब आपने क्या नोटिस किया? मुझे बताओ पे x1 बड़ा है या x2 बड़ा है? दोनों में से कौन बड़ा है? क्योंकि एक्स एक्सिस पे जैसे जैसे मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो वैल्यू बढ़ेगी. तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे x1 बड़ा है और x2 छोटा है. और fx1 और fx2 में से आप कंपेयर करो, कौन बड़ा कौन छोटा है? इन दोनों में से कौन बड़ा कौन छोटा है? fx2. कैसे पता चला? y एक्सिस की दुनिया में सर जो ज्यादा ऊपर है वो बड़ा है, और जो ज्यादा नीचे है कंपैरिजन में वो छोटा है. तो
ये मैं क्या कह सकता हूं, मैं यहां से इस वारदात से क्या कह सकता हूं कि x1 छोटा था x2 से, राइट। उससे जो रिजल्ट आया उसमें fx1 भी छोटा रहा fx2 से। समझ आया क्या? ओके। अब इधर आते हैं एक बार, ठीक है। वही सेम चीज करेंगे, दो हम पॉइंट्स लेंगे इसके डोमेन से। सो लेट्स से मैंने डोमेन से पॉइंट ले लिया वही x1, और बड़ा पॉइंट ले लिया फिर x2 ले लिया। और उसके रेफरेंस में जो आंसर आया, पहले आंसर आ रहा था fx1, और फिर x2 के रेफरेंस में जो मेरे को आंसर मिला वो क्या मिला मुझे, fx2। अब यहाँ पे वही x1 छोटा है और x2 बड़ा है, तो जैसे जैसे मैं लेफ्ट टू राइट गया वैसे वैसे आंसर्स में क्या हुआ चेक करो। पहले आंसर बड़ा आ रहा था, अब आंसर वहां पे छोटे से बड़े जाते टाइम आंसर भी बड़ा हो गया। या फिर मैं उल्टा जाऊं, बड़े से छोटा जाऊं तो आंसर भी छोटा हो जाएगा। यहाँ पे छोटे से बड़े में जाओगे तो आंसर छोटा होगा, या उल्टा करोगे बड़े से छोटे में जाओगे तो आंसर बड़ा होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या हुआ उसको मैं समराइज करूं तो ऐसे ये लिख सकता हूँ कि x1 छोटा था x2 से, लेकिन जब रिजल्ट देखा तो fx1 बड़ा था fx2 से। ओके, तो सरल सी भाषा में बात करें, सरल सी भाषा में बात करें तो जब ये कनेक्शन सीधा हो, सीधा का मतलब जो ऊपर हो वही नीचे हो, लेस देन तो लेस देन, ग्रेटर देन तो ग्रेटर देन। अभी मैं इन दोनों इनइक्वालिटी को उल्टा कर दूं, फ्लिप कर दूं, तो उसकी भी फ्लिप हो जाएगी और इसकी भी फ्लिप हो जाएगी, तो ग्रेटर देन के रेफरेंस में ग्रेटर देन आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो ये रिलेशन इनइक्वालिटी का अपोजिट है, ये छोटा तो ये बड़ा, या फिर मैं फ्लिप कर दूं तो वो बड़ा तो ये छोटा। तो ये तो एग्जाम्पल है हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ, और ये एग्जाम्पल है हमारे डिक्रीजिंग फंक्शन का। मुझे बताओ पहले इंप्रेशन में समझ में आया क्या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होता है? जिस फंक्शन में जैसे जैसे डोमेन बढ़ाई जाए, पहले से बड़ी ली जाए तो रेंज भी बढ़ जाए या आउटपुट भी बढ़ जाए, किसी भी भाषा में कह लो, वो फंक्शन इंक्रीजिंग माना जाता है। या फिर इसका वाइसी वर्सा कर लें, घटाई जाए तो फिर आउटपुट भी घट जाए। लेकिन जिस फंक्शन में उल्टा रिलेशन फॉलो हो, मैं तो बढ़ा रहा हूं मेरी डोमेन, मैं तो इनपुट बढ़ा रहा हूं लेकिन आउटपुट घट रहा है, या मैं वाइसी वर्सा कहूं मैं तो घटा रहा हूं मेरा इनपुट और आउटपुट बढ़ रहा है, ऐसा उल्टा रिलेशन फॉलो होने वाला जो फंक्शन होता है उसको कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके। ओके। और ये हम हमारे आपस में एक बात बता रहा हूँ, आप हमारे बीच की बात है, ये कहीं बुक्स में नहीं लिखी हुई। जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे ना एक्स एक्सिस पे, वैसे वैसे ग्राफ अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन फॉलो कर रहा हो तो इंक्रीजिंग होता है। चेक करो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है या नहीं है, और साउथ ईस्ट डायरेक्शन फॉलो करे तो वो होता है डिक्रीजिंग। पर चेक आपको एक्स के जो पॉइंट्स है वो लेफ्ट टू राइट में चेक करना है, ठीक है ना। यहां से यहां, जैसे जैसे मैं यहां से यहां एक्स एक्सिस पे गया तो मेरा ग्राफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन फॉलो किया, जैसे जैसे मैं इसमें यहां से यहां गया तो ग्राफ जो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन फॉलो किया। लेकिन ये कहीं बुक्स में नहीं लिखा हुआ, ये हम एक ट्रिक की तरह याद रख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन फॉलो करना मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन फॉलो करना मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन। बाकी जो लॉजिक्स हैं वो तो मैंने नीचे लिखे हुए हैं, जो बुकिश लॉजिक्स हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व होगा। समझ आया यहां तक अच्छे से? अब चैप्टर का नाम क्या है बोलो, चैप्टर का नाम बोल दो। मैंने यूज किया कहीं डेरिवेटिव? अभी तक यूज किया मैंने डेरिवेटिव्स? सर आपने तो यूं ही बता दिया इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ही तो बताना है पूरे चैप्टर में, मतलब इस टॉपिक में, सॉरी। तो आपने तो यूं ही बता दिया, मैंने कहीं डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल किया क्या? नहीं किया। दैट मीन्स ये जो लॉजिक है ये तो एक तरीके से टॉपिक इंट्रोडक्शन कहा जा सकता है, बट क्वेश्चंस तो इससे सॉल्व नहीं होंगे, और होंगे तो इक्के दुक्के होंगे। डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल भी करना है। अब इससे इससे दिक्कत क्या है वो भी बताऊंगा, इस वाले टॉपिक से दिक्कत क्या है, ऐसे पता लगा लेंगे ना हम सर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल क्यों करें, ठीक है, वो भी अभी मैं बता दूंगा। उससे पहले आगे बढ़ने से पहले कुछ और बात करते हैं। इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वर्ड के आगे कभी कभार आपको ऐसे वर्ड्स दिखाई देंगे, कभी कभार क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे वर्ड दिखाई देंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इन वर्ड्स के क्या मायने हैं, क्या अर्थ है इनका, क्या मीनिंग है, पहले वो समझते हैं और फिर अब चलेंगे फिर डेरिवेटिव्स का क्या इस्तेमाल इस टॉपिक। अभी नहीं डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करते, अभी क्या करते हैं इन वर्ड का मतलब बताते हैं, पहले आपको बताना शुरू करें। देखो अगले पेज पे आओ, मैंने एक ग्राफ बनाया अगेन उसको समझाने के लिए, ठीक है। इस ग्राफ को नोटिस करना,
और एक ग्राफ वही बनाया मैंने जैसा पहले बना हुआ था। मतलब मैं दोनों इंक्रीजिंग ही बना रहा हूँ, डिक्रीजिंग हाल फिलहाल नहीं बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या डिफरेंस है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्या डिफरेंस है वो तो समझ गए ना। अब स्ट्रिक्टली वर्ड लगेगा तो क्या चेंज आएगा वो समझाना चाह रहा हूँ। तो मैं एक ग्राफ ये बना रहा हूँ, मैं बना दोनों इंक्रीजिंग रहा हूँ, लेकिन ये तो मैंने बनाया है, अभी बताते हैं भाई ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या केवल इंक्रीजिंग है और वो कैसा है। और एक वैसा ही बना देते हैं जैसे पहले बनाया था। आपके हिसाब से इंक्रीजिंग तो दोनों है, क्योंकि दोनों जो ग्राफ्स है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन फॉलो कर रहे हैं। और अगर आप अभी देखो x1 को बढ़ाओगे तो fx1 भी बढ़ जाएगा दोनों ग्राफ्स में, राइट। आपके हिसाब से कौन सा स्ट्रिक्टली और कौन सा ओनली जस्ट इंक्रीजिंग है? जस्ट इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कौन कौन से फंक्शन है दोनों में से? हाँ, बोलो सौम्या। बोलो साक्षी। सेकंड क्या है? स्ट्रिक्टली। कैसे पता चला? फ्लक्चुएशन। देखो स्ट्रिक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है? स्ट्रिक्ट वर्ड का मतलब ये होता है कि मुझे कतई लापरवाही पसंद ना हो, मैं स्ट्रिक्ट हूं बहुत। ठीक है। सो इस वाले फंक्शन में आप मर्जी आए कहीं पर भी दो पॉइंट्स ले लो, x1 और x2। मर्जी आए जहां पे, जहां आपकी मर्जी है, हमेशा fx1 और fx2 में वही रिलेशन फॉलो होगा जिसकी बात हम पहले कर रहे थे कि fx2 बड़ा आएगा fx1 छोटा आएगा। चाहे से यहाँ दोनों ले लो, चाहे से इस पॉइंट को और इस पॉइंट को कंसीडर कर लो, इसकी डोमेन में लेना पड़ेगा ऑब्वियसली। चाहे से इस पॉइंट को और इस पॉइंट को कंसीडर कर लो, हमेशा ये रूल फॉलो हो रहा है ना कि x1 छोटा x2 बड़ा, उससे उसके रेफरेंस में fx1 छोटा और fx2 बड़ा। पर इधर देखो, इधर आप एक बार ये वाला पॉइंट x1 और x2 लेके देखना। अभी ये ग्राफ थोड़ा सा फ्री हैंड से बनाया तो ढंग से नहीं बना। तो आप देखो x1 छोटा और x2 बड़ा लिया आपने, लिया ना, लेकिन दोनों के रेफरेंस में fx1 तो करीब करीब बराबर है, यानी fx1 भी यही है और fx2 भी यही है। तो इस रेफरेंस में मैं दो बातें कह सकता हूं कि सर कभी कभी तो, पहली बात तो यह है कि सर कभी कभी तो ऐसा हो रहा है कि x1 छोटा लेने से x2 बड़ा लेने से रिजल्ट ये निकल रहा है जो पहले निकल रहा था कि fx1 छोटा और fx2 बड़ा। लेकिन सर कभी कभी ये भी हो रहा है क्या कि मैंने x1 छोटा लिया था, x2 बड़ा लिया था, लेकिन रिजल्ट में दोनों बराबर हैं। रिजल्ट में fx1 और fx2 दोनों बराबर हैं। बताओ इस केस में ये दोनों बातें हो रही हैं कि नहीं हो रही? तो इन दोनों बातों को मर्ज करें, आपने इनइक्वालिटी पढ़ी है क्लास 11th में, इन दोनों बातों को मर्ज करें तो ये लिख सकते हैं क्या? fx1 इज लेस देन और इक्वल टू fx2। लिख सकते हैं? बोलो। x1 इज लेस देन x2 implies fx1 इज लेस देन और इक्वल टू fx2। तो सर यहाँ पे क्या है, किसी किसी जगह पे वो रूल फॉलो नहीं हो रहा, क्या fx1 छोटा और fx2 बड़ा, उसने यहाँ पे लापरवाही बरत दी। तो लापरवाही बरत दी तो ये स्ट्रिक्ट नहीं है, उसने कहीं भी लापरवाही नहीं बरती तो वो स्ट्रिक्ट है। वहां पे हर हाल में आप कोई भी x1 और x2 के रेफरेंस में चेक करेंगे ना जब, तो fx1 हमेशा छोटा ही निकलेगा fx2 से। ये इक्वालिटी का डंडा यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, जबकि वहां पे किसी किसी पॉइंट्स के लिए पॉसिबल है और किसी किसी पॉइंट्स के लिए पॉसिबल नहीं। तो इन शॉर्ट अगर हम याद रखना चाहें, जब ये इनइक्वालिटी का डंडा लगा हो तब स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं आ सकता, और नहीं लगा हो तो आ सकता। समझ गए? ऐसे मानो इक्वालिटी वाला डंडा और स्ट्रिक्टली वर्ड का 36 का आंकड़ा है, या तो इक्वालिटी वाला डंडा आएगा या स्ट्रिक्टली वर्ड आएगा, दोनों साथ में एक साथ नहीं आ सकते। समझ गए क्या? क्लियर है? स्ट्रिक्टली वर्ड और नॉट स्ट्रिक्टली वर्ड में समझ गए ना क्या है? ये सपोज करो हमने किसी प्लेयर के ग्राफ को किया, तो एक प्लेयर का ग्राफ है जो बढ़ता ही गया बढ़ता ही गया बढ़ता ही गया, और एक प्लेयर का ग्राफ है जो एक बार कांस्टेंट हुआ फिर बढ़ गया। तो ये तो जस्ट इंक्रीजिंग माना जाएगा और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग माना जाएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनो, अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसे ये तो कहा जा सकता है कि तू इंक्रीजिंग है, लेकिन अगर वो इंक्रीजिंग है तो उसे ये नहीं कहा सकता है कि तू स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना बड़ी उपाधि है बजाय के इंक्रीजिंग होने के। तो अगर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाली उपाधि पे पहुंच गया है तो वो इंक्रीजिंग भी कहा जा सकता है कैजुअली उसको। उसको अगर हमने कह दिया कि तू इंक्रीजिंग है तो ऐसा नहीं कहा कि मैंने कुछ गलत कहा है। लेकिन अगर वो ओनली जस्ट इंक्रीजिंग है, ये वाला केस है, तो मैं उससे उसको ये वाला केस की बात नहीं कर सकता कि तू स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। समझ गए? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग है, बट इंक्रीजिंग है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये दो उल्टी बात नहीं कही जा सकती है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो तभी कहा जा सकता है जब तू है वाकई में, वो बड़ी उपाधि है। क्लियर है क्या? यहाँ तक सारी बातें क्लियर है क्या?
तो हम अब फाइनली डेरिवेटिव्स के इस्तेमाल की तरफ बढ़ सकते हैं। ये कैजुअल इंट्रोडक्शन हो चुका है चैप्टर का कि इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है। तो चलें डेरिवेटिव्स की तरफ। ओके, उससे पहले इस चैप्टर को जो हमको नोट्स लिखने हैं, अभी तक के क्या नोट्स लिखने हैं, फिर डेरिवेटिव्स की बात एक साथ करते हैं। देखो रीड आउट करते हैं क्विकली। एनी फंक्शन एफ एक्स कैन बी एन इंक्रीजिंग और ए डिक्रीजिंग फंक्शन, और इट कैन बी नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ये भी सुन लो क्या है नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, क्या है, किसी पीरियड ऑफ टाइम में वो बढ़ के घट भी जाए तो उस फंक्शन को कहते हैं नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। केवल ही बढ़ता रहे, मतलब केवल ही नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन फॉलो करता रहे, तब तो वो क्या है बोलो, इंक्रीजिंग है। जैसे मान लो एक ग्राफ और फाइनल ग्राफ और बना देते हैं इसका, स्ट्रिक्ट नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। मान लो एक फंक्शन ऐसे फॉलो हुआ, जैसे साइन थीटा का ग्राफ होता है, ऐसे होता है ना, साइन थीटा कोस थीटा, मान लो ऐसे, ऐसा ग्राफ है। अब अगर मैं इसको किसी एक पर्टिकुलर पीरियड में तोड़ूं, जैसे मैं अगर इसको यहां से यहां एनालाइज करूं तो इंक्रीजिंग है, यहां से यहां एनालाइज करूं तो डिक्रीजिंग है, फिर यहां से यहां इंक्रीजिंग है, फिर डिक्रीजिंग है, फिर इंक्रीजिंग है। लेकिन मैंने कहा कि नहीं नहीं, आप तो शुरू से लेकर और अंत तक बताओ। तो अब आप इसको ना तो इंक्रीजिंग कह सकते हैं ना डिक्रीजिंग कह सकते हैं, इसको क्या कहेंगे, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। समझ गए, इसको क्या कहेंगे, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग डेफिनेशन समझ में आ गई। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। ओके, दोनों प्रॉपर्टी को। अब मैं इसी ग्राफ से आपको एक चीज और समझा देता हूँ कि डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल क्यों करना है अपने को। सपोज करो मैंने आपको आपसे पूछा कि, मैंने पूछा साक्षी मुझे बताओ कि इस इंटरवल में यहाँ से लेके यहाँ तक ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो साक्षी कहेगी, अगर आपको विदाउट डेरिवेटिव्स इस्तेमाल करना है, जो अभी मैंने लॉजिक्स बताया इसके थ्रू ही पता करना है, तो साक्षी कहेगी कि सर ने कहा था 2 पॉइंट लेके देख लेना, अगर तो आपकी वैल्यू डोमेन की बढ़ रही है तो रेंज की भी बढ़नी चाहिए, तब तो इंक्रीजिंग है, अदरवाइज डिक्रीजिंग है। तो अब वो 2 पॉइंट कहाँ लेने वो तो सर ने नहीं बताया, तो मैं तो मेरी मर्जी से लूंगी। तो साक्षी ने सपोज करो वो 2 पॉइंट यहाँ पे ले लिए, यहाँ और यहाँ। तो साक्षी लेफ्ट टू राइट गई तो ग्राफ नीचे से ऊपर आया, बताओ। तो साक्षी के हिसाब से ये इंक्रीजिंग हो जाएगा। लेकिन सौम्या ने तो वो 2 पॉइंट यहाँ लिए थे, तो सौम्या के हिसाब से वो डिक्रीजिंग हो जाएगा। ओके, तो वेन एवर वी आर टॉकिंग कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता करो, और आप कैजुअल तरीके से चल रहे हो जो अभी हमने डिसाइड किया, तो उसमें वो 2 पॉइंट्स, तो डोमेन तो बहुत बड़ी होती है ना, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो कौन सी मैं 2 पॉइंट्स पे कंपेयर करूं, ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है ना। इसीलिए डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो 2 पॉइंट्स कहाँ लूं, आप अलग लोगे, आप अलग लोगे, आप अलग लोगे, तो सबका आंसर मिसमैच कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है, बोलो कर सकता है ना। इसीलिए अच्छा, कोई ऐसा भी कह सकता है अभी, आप में से किसी के मन में डाउट ये भी हो सकता है कि सर इंटरवल तो बताएगा ना, तो इंटरवल बताएगा तो उसी में लेंगे। चलो इंटरवल भी बता दी, चलो मैंने, अब देखो क्या होता है आपके साथ। मैंने आपको इंटरवल भी बता दी, लेट्स से ये फंक्शन है ना, मैंने आपको इंटरवल बता दी कि आप इस इंटरवल में बताइए मुझे यहाँ से लेकर, और लेट्स से यहाँ तक बताइए, यहाँ तक मान लो। अब ये फ्री हैंड से इतना परफेक्ट ग्राफ नहीं बना ना, आप यहाँ से लेके यहाँ तक बताइए। तो देखो इस इंटरवल को बताने के बाद भी तो गलतियां हो सकती हैं फर्स्ट वाले तरीके से। क्यों, क्योंकि अगर आपने पास पास के पॉइंट चेक करे तो आप इंक्रीजिंग का कंक्लूजन देंगे, अगर आपने इधर वाले पॉइंट चेक करे तो आप डिक्रीजिंग का कंक्लूजन देंगे। अच्छा, अगर आप ऐसे कुछ पॉइंट्स पे पहुंच गए, कोई पॉइंट ऐसे भी तो चेक कर सकता है जहां पे फंक्शन की वैल्यू सेम है, चेक करो, ठीक है। तो अब आप क्या कंक्लूजन दोगे, बराबर भी आ रहा है, बड़ा भी आ रहा है, छोटा भी आ रहा है। दैट मीन्स इंटरवल बताने के बाद भी हम विदाउट डेरिवेटिव्स तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की इतनी एक्यूरेसी से आंसर नहीं दे सकते। तभी तो चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। समझ गए ना अभी। चलो अब अपन सीधे बात करेंगे डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करके हम कैसे बताएंगे इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। कहाँ तक पढ़ लिया था हमने, टू एनालाइज दिस, इसको एनालाइज करने के लिए हम 2 पॉइंट्स लेंगे, एनी 2 पॉइंट्स का है इसने, x1 एंड x2। ऑब्वियसली डोमेन से ही लेने पड़ेंगे, विदाउट डोमेन तो ले नहीं सकते। आगे क्या करना है, और फिर हम क्या करेंगे, स्टेट वेदर द फंक्शंस, स्टेट वेदर द फंक्शंस, क्या हो गया, ओके। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, स्टेट वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। फिर हम स्टेटमेंट देंगे कि वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बेस्ड ऑन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, दिए नीचे दिए हुए ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से। तो देखो ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, देखो 3 ऑब्जर्वेशंस हैं। इफ x1
इफ x1 इज लेस देन x2, जो जो अभी अपन ने रफली बात करी वही होंगे, कुछ नई चीज नहीं है। जो जो ऑब्जर्वेशंस की हमने अभी रफली बात करी है ना, सेम वही ऑब्जर्वेशंस है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन चेक करो, इफ x1 इज लेस देन x2 लेने से fx1 लेस देन और इक्वल टू fx2 आ जाए, तो डंडा लग गया ना, तो हम क्या कहेंगे, जस्ट इंक्रीजिंग। और डंडा हट गया ना, तो क्या कहेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके डन, ठीक है। वही सेम इनपुट्स लेने से। अब इसका उल्टा कर दो, x1 छोटा लिया था x2 से, लेकिन fx1 बड़ा आ गया डंडे के साथ, तो डिक्रीजिंग, और डंडे के बिना तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। मतलब स्ट्रिक्टली वर्ड लगाना है या नहीं लगाना है, इसका डिसीजन तो इक्वालिटी का डंडा करेगा। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का डिसीजन कौन करेगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का डिसीजन करेगा कि रिलेशन कैसा यूज हो रहा है, सीधा या अपोजिट। अगर सीधा सीधा रिलेशन है तो इंक्रीजिंग, और अपोजिट रिलेशन है तो डिक्रीजिंग। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात क्या कही गई है, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू द गिवन डोमेन। उस फंक्शन की डोमेन में से जितने भी x1 और x2 के पॉसिबल पेयर्स बनते हैं, सारे लेके देखो। अब पागल बैठे हैं जो सारे लेके देखेंगे, पॉसिबल है कि सारे लेके देखना। मान लो मैंने डोमेन ये इतनी सी भी दे दी ना कि 1 से लेके 5 तक डोमेन है, तो उसमें x1 x2 कितने सारे हैं, तो मैं 1 के साथ 2 भी लूं, फिर 1 के साथ 3 भी लूं, फिर मैं 2.5 के साथ 3.1 भी लूं, फिर मैं 3.1 के साथ 4.7 भी लूं, तो फॉर ऑल कह रहा है, तो सबके साथ ये फॉलो होना चाहिए। कोई कहेगा सर ग्राफ बनाने से पता चल जाएगा, ग्राफ बनाना पॉसिबल है क्या सारे फंक्शंस का? मैंने कहा ये फंक्शन का ग्राफ बनाओ, मैंने एक फंक्शन दे दिया और मैंने कहा चेक करो ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग। फंक्शन दे दिया मैंने 3x² प्लस साइन एक्स माइनस 30x3। अब इसका ग्राफ बनाने में जिंदगी खराब हो जाएगी आपकी। ऑब्वियस बात है, विदाउट ग्राफ ही चलना पड़ेगा, सारे x1 x2 ले नहीं सकते। इसीलिए ये मेथड फ्लॉप हो जाता है, डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल हमको करना ही पड़ेगा। इनके ग्राफ्स देखें हम, फर्स्ट 1 2 3 4 5 के। तो देखो पहला ग्राफ है इंक्रीजिंग, पहला ग्राफ क्या है, जस्ट इंक्रीजिंग। दूसरा ग्राफ क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कहीं पर भी वो कांस्टेंट नहीं बना, ऐसे मानो जो कांस्टेंट बन जाए बनते बनते, वो केवल इंक्रीजिंग है, ठीक है। और तीसरा ग्राफ क्या है, डिक्रीजिंग का। डायरेक्शन देखो कौन सी फॉलो कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, डिक्रीजिंग का। और ये विदाउट किसी ब्रेक के फॉलो कर रहा है, तो ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और पांचवा और आखिरी ग्राफ क्या होगा, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, जो बड़े भी घटे भी, लाइक दिस, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। समझ गए? now comes the topic, increasing and decreasing analysis through derivatives. So how to analyze ki whether the function is increasing and decreasing with the help of derivatives. ठीक है, शुरू करें। तो एक इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ ले लो और एक डिक्रीजिंग का ग्राफ ले लो क्विकली, एंड लेट्स सी हम कैसे एनालाइज करेंगे। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का ग्राफ कैसा होता है, अब आपको पता चल गया। तो वैसे सीधे वही ले लूं, जब पिछली बार में बना रहा था तो आपको पता ही नहीं था, लेकिन अब एटलीस्ट ये तो पता है कि इंक्रीजिंग का ग्राफ कैसा है, डिक्रीजिंग का ग्राफ कैसा है। ओके, तो इंक्रीजिंग का ग्राफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को फॉलो करने वाला एक ग्राफ है, और डिक्रीजिंग का ग्राफ क्या है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन को फॉलो करने वाला ग्राफ है। अब यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव कैसे पता चले, तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन हमने क्या सीखी थी, डेरिवेटिव की डेफिनेशन हमने सीखी थी, डेरिवेटिव इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ टेंजेंट। बोलो सीखी थी, बताओ। इसकी ज्योमेट्रिक डेफिनेशन सीखी थी हमने पिछले चैप्टर में कि डेरिवेटिव इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ टेंजेंट, डेरिवेटिव एट ए पॉइंट, डेरिवेटिव एट ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे डेरिवेटिव उसी पॉइंट पे बने हुए टेंजेंट का स्लोप होता है, ये सीखी थी। ओके, तो सपोज करो मैं इस पर किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूं, लेट्स से यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो वो टेंजेंट ऐसे ड्रॉ होगा, होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो वो टेंजेंट कुछ ऐसे ड्रॉ होगा, रफली ड्रॉ कर रहा हूँ। और स्लोप कैसे निकालते हैं किसी टेंजेंट का या किसी भी लाइन का, किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ थीटा लेके उसका टेन थीटा। यहाँ पे पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ थीटा को जैसा लेंगे उसका टेन थीटा ऐसे लेंगे। तो मुझे तो ये बताओ कि यहाँ पे जो थीटा है वो एक्यूट है क्या, हाँ, और यहाँ पे थीटा क्या है, ऑब्ट्यूज है क्या? अगर थीटा एक्यूट है तो यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव, बोलो। और सेकंड क्वाड्रेंट ऑब्ट्यूज यानी कि 90 से 180 डिग्री के बीच में, तो अगर टेन थीटा, अगर थीटा ऑब्ट्यूज होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा क्या होता है, नेगेटिव। अरे टेन थीटा तो डेरिवेटिव होता है, टेन थीटा तो क्या होता है, बोलो। तो डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, समझ गए क्या? क्योंकि मैंने इंक्रीजिंग फंक्शन बनाया था, उससे डेरिवेटिव पॉजिटिव निकला, समझ गए। और अगर टेन थीटा क्या होता है, डेरिवेटिव, अगर डेरिवेटिव नेगेटिव है तो फंक्शन है डिक्रीजिंग।
ओके, तो विदाउट डेरिवेटिव काफी कंपैरिजन करना पड़ रहा है, विथ डेरिवेटिव भी कंपैरिजन तो करना पड़ रहा है, पर केवल इतना सा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, यानी वो जीरो से बड़ा है या जीरो से छोटा, केवल इतना सा कंपैरिजन करना पड़ रहा है। वहां पे भी कंपैरिजन करना पड़ रहा है, यहाँ पे भी, लेकिन वहां पे कंपैरिजन थोड़ा ज्यादा है, वहां पे डायरेक्शन का कंपैरिजन करना पड़ रहा है, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। डेरिवेटिव्स के साथ में किसी डायरेक्शन का कंपैरिजन नहीं करना पड़ रहा है, जस्ट इसका कंपैरिजन करना पड़ रहा है कि आप एक्स एक्सिस से ऊपर हो क्या नहीं हो, एक्स एक्सिस से ऊपर ही तब तो पॉजिटिव माना जाता है, और एक्स एक्सिस से नीचे हो तो आप नेगेटिव माना जाता है। ओके, क्लियर। अच्छा सर, स्ट्रिक्टली वर्ड का क्या होगा फिर इसमें? स्ट्रिक्टली वर्ड का वही होगा जो पहले था, अगर डेरिवेटिव जस्ट पॉजिटिव है, डेरिवेटिव को लेट्स से मैं एफ डैश एक्स कह देता हूँ, ठीक है, तो एफ डैश एक्स अगर जस्ट पॉजिटिव है तब तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और डंडे के साथ आ जाए तो फिर जस्ट इंक्रीजिंग, जस्ट इंक्रीजिंग। अच्छा, कोई ये भी कह सकता है कि सर आपकी मर्जी चल रही है, आप तो यहाँ ले रहे हो, यहाँ बना दो टेंजेंट, ले यहाँ बना दे, अभी भी एक्यूटी बनेगा। तो जब जब ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन फॉलो करेगा ग्राफ, उस जगह पे तो आप किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बना दो, एक्यूट एंगल ही बनाएगा। और जब जब साउथ ईस्ट डायरेक्शन फॉलो करेगा, अब आप किसी भी पॉइंट पे बना लो, यहाँ बना लो, यहाँ पे बना लो, ये लो, इस जगह बना लो, तो अभी भी ये एक्यू ऑब्ट्यूज एंगल ही फॉलो करेगा, कहीं पर भी बना लो। समझ गए? ठीक है। और मान लो कि स्ट्रिक्टली वर्ड का भी वो देख लो, सपोज करो ये तो अभी मैंने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिए थे दोनों ही केस में, क्या लिए थे? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मान लो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं हो तो फंक्शन ऐसा होता है ना, ऐसा भी हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है, राइट। तो अब देखो, अब मैं डेरिवेटिव्स बनाऊं तो इस पे तो क्या बन रहा है? एक्यूट। ठीक है, इस पे क्या बन रहा है? एक्यूट। लेकिन इस पॉइंट पे कोई बनाए तो क्या बन रहा है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो जब कोई लाइन एक्यूट एंगल बनाती है तो उसका जो स्लोप होता है वो पॉजिटिव होता है, बताओ। और जब कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है तो उसका स्लोप क्या होता है? जीरो होता है ना, होता है ना। कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसका स्लोप जीरो होता है, और पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो उसका स्लोप इन्फिनिटी होता है, सीखा है ना अपन ने स्ट्रेट लाइन चैप्टर में। तो यानी कि स्लोप क्या है? डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव पॉजिटिव के साथ साथ जीरो भी आ गया, तो दोनों बातों को कंबाइन करो, एफ डैश एक्स पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तो डंडा आ गया ना। तो एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू भी आ जाए तब ये जस्ट इंक्रीजिंग है ना। देखो ग्राफ भी तो जस्ट इंक्रीजिंग ही है, लेकिन अगर ये डंडा ना लग पाए, यानी कि डेरिवेटिव किसी भी जगह जीरो ही नहीं बन पाया, केवल और केवल पॉजिटिव ही था, तब वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये बात समझ में आ गई क्या अच्छे से? ओके, चलो तो बस यही था हमारा टॉपिक, तो खत्म हो गया है। बस अब एक चीज और बचती है इसमें, वो है, अभी बताता हूँ, पढ़ो उसको। देखो अगर कोई फंक्शन है, वो एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन मतलब जिसका आउटपुट एक रियल वैल्यू है, ठीक है, वो इस डोमेन में तो कंटिन्यूअस है। तो ऑब्वियस बात है, अगर वो इस डोमेन में कंटिन्यूअस है तो उसकी डिफरेंशियबिलिटी की बात इस डोमेन में ना करके इस डोमेन में करी जाएगी, क्योंकि एंड पॉइंट्स पे कभी भी डिफरेंशियबिलिटी की बात नहीं करी जाती। तो ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में उसकी बात करी जाएगी। तो कोई फंक्शन अगर इस डोमेन में कंटिन्यूअस है और इस डोमेन में डिफरेंशिएबल है, तभी हम ये अजम्पशंस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अगर कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल नहीं है तो फिर डिफरेंशियल डेरिवेटिव्स का सहारा ले ही नहीं सकते, फिर हमको साधारण सहारे ही लेने पड़ेंगे जो पहले सीखे अपन ने। तो यहाँ से क्या रिजल्ट हैं चेक करो, क्या रिजल्ट हैं? तीन रिजल्ट हैं। पहला रिजल्ट, पहला रिजल्ट देखो, अगर एफ डैश एक्स जीरो से बड़ा यानी पॉजिटिव तो फंक्शन फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर छोटा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और बराबर तो एफ एक्स क्या है वहां पे? कांस्टेंट है। अब अगर इन दोनों में इन दोनों चीज को मर्ज कर दूं तो इन दोनों को मर्ज करना पड़ेगा, तो क्या बन गया ये? एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो। तो फिर इन दोनों को मर्ज करने से स्ट्रिक्टली वर्ड हट जाएगा, वो क्या रहेगा? जस्ट डिक्रीजिंग रहेगा। और अगर मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले लूं, फर्स्ट और थर्ड का, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा? एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो उसमें उधर से स्ट्रिक्टली वर्ड हट जाएगा, मतलब कुल मिला के यहाँ डंडा लगा तो स्ट्रिक्टली हट जाएगा, डेरिवेटिव्स के यूसेज के साथ भी और उसके यूसेज के बिना भी, दोनों ही जगह स्ट्रिक्टली वर्ड और इक्वलिटी के डंडे, इन दोनों में 36 का आंकड़ा है। ये दोनों साथ में कभी नहीं आ सकते। डन, समझ में आ गया अच्छे से? अब जो इसका प्रूफ है, कोई कहेगा इसको प्रूफ करके बताओ कि जब एफ डैश एक्स पॉजिटिव आएगा तब फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो इसका प्रूफ जो है विद द हेल्प ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम है, जो हमारे लास्ट चैप्टर में से आखिरी टॉपिक था, वो कट गया। ठीक है, तो डिटेल में नहीं, केवल ऊपर ऊपर से देखेंगे क्या था मीन वैल्यू थ्योरम। या कोई जानता है मीन वैल्यू थ्योरम क्या है? नो, नो वन नोस। तो देखो मीन वैल्यू थ्योरम बहुत ही सरल सा थ्योरम है। वो क्या कहता है कि अगर एक फंक्शन जो है,
अगर कोई फंक्शन जो है इस डोमेन में डिफरेंशिएबल है, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी की बात लास्ट एंड पॉइंट्स में नहीं करी जाती, तो मैंने ओपन इंटरवल लिया है। अगर ए टू बी में वो डिफरेंशिएबल है, ठीक है, तो ए और बी के बीच में एटलीस्ट एक पॉइंट सी जरूर मिलेगा आपको, ज्यादा भी मिल सकते हैं लेकिन एटलीस्ट एक तो होगा ही होगा। कैसा होगा सर वो सी पॉइंट? जिस पर आप डेरिवेटिव निकालोगे, जिस पर आप डेरिवेटिव निकालोगे, तो वो डेरिवेटिव की वैल्यू इसके बराबर आएगी जो मैं सामने लिख रहा हूं। बस मीन वैल्यू थ्योरम इतनी सी बात कहता था, ज्यादा एप्लीकेशंस में नहीं जाएंगे उसके। फटाफट से रिकॉल करो, मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है? अगर कोई फंक्शन किसी गिवन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबिलिटी है उसकी स्टैब्लिश होती है, तो उसके बीच में एटलीस्ट सी नाम का एक पॉइंट जरूर मिलेगा। हाँ, दो मिले तो C1 C2 मिल जाएंगे, तीन मिले तो C1 C2 C, लेकिन एक तो मिलेगा ही मिलेगा जहां पे एफ डैश है सी की वैल्यू, जहां पे उस पॉइंट पे जो डिफरेंट डेरिवेटिव की वैल्यू होगी इसके बराबर होगी, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, इसके एग्जैक्टली बराबर होगी इसके। ऐसा कौन कहता था? मीन वैल्यू थ्योरम कहता था। यहां तक कोई डाउट नहीं है? ओके, चलो अब इसकी मदद से हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। तो लेट से फंक्शन है एफ एक्स, और लेट से उसकी डोमेन से मैंने दो पॉइंट्स उठा लिए x1 और x2। क्या क्या उठा लिए मैंने? x1 और x2। अब जब आप दो पॉइंट्स उठा रहे हो x1 x2, तो आपको पहले ही क्लियर करना है कि छोटा कौन सा और बड़ा कौन सा। तो आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी छोटा कौन सा बड़ा उठा सकते हो, लेकिन अभी के लिए अपन क्या करते हैं, x1 को छोटा उठा लेते हैं और x2 को बड़ा उठा लेते हैं। तो लेट से मैंने x1 को तो छोटा उठा लिया और x2 को मैंने बड़ा उठा लिया, कोई डाउट नहीं। अब बस इससे ये साबित कर दो क्या कि fx1 तो छोटा है और fx2 बड़ा है। अगर ये साबित कर दिया तो कह देना इंक्रीजिंग है, और उल्टा साबित कर दिया तो कह देना डिक्रीजिंग है। ओके, ठीक है। अब मीन वैल्यू थ्योरम लगाओ। मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता था कि अगर x1 और x2 के बीच में आप बात कर रहे हो, तो x1 और x2 के बीच में एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा C नामक, जहां पर क्या होगा सर, जहां पर ये होगा f डैश सी इक्वल टू, बताओ क्या होगा, fx2 बोलो माइनस, बोलो fx1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ऐसा मीन वैल्यू थ्योरम कहता है। एक बार के लिए इस x2 माइनस x1 को उधर ले जाओ, तो ये क्या बनेगा, x2 माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाय एफ डैश सी की वैल्यू बताओ क्या होगी, बोलो fx2 माइनस fx1, ये होगी। ओके, मुझे बताओ आपने कौन सा नंबर बड़ा लिया है, कौन सा छोटा लिया है, बोलो। अरे fx2 नहीं, ये लिया है, स्टार्ट में ऐसे किया है ना, x2 छोटा, x1 छोटा लिया, x2 बड़ा लिया। तो x1 छोटा x2 बड़ा, x1 छोटा x2 बड़ा, तो टेल मी साक्षी x2 माइनस x1 की वैल्यू क्या होगी, बस इतना बताओ, पॉजिटिव या नेगेटिव। x1 छोटा x2 बड़ा, पॉजिटिव होगी, बड़े में से छोटा घटाऊंगा तो हर हाल में। डन, क्लियर है? क्लियर है क्या, बताओ रोनित कि तुम पॉजिटिव होंगे, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी, क्लियर है? अब सुनना, अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है या नहीं है इसका पता कौन लगाएगा, इसका दारोमदार केवल और केवल इस पर है कि नहीं है ना, इसका दारोमदार इस पर है कि नहीं है। अगर ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, और अगर ये नेगेटिव तो वो भी नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। इस पर क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये पॉजिटिव डिक्लेयर हो चुका है, जो डिक्लेयर हो गया उस पर दारोमदार नहीं है। अब दारोमदार किस पे, सारा एफ डैश सी पे। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ से कि सर अब तो इससे ये रिजल्ट निकल रहा है कि एफ डैश सी अगर पॉजिटिव है तो इंप्लाई हो जाएगा कि fx2 माइनस fx1 भी पॉजिटिव है, या सोनो। और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो, है ना। माइनस fx1 को उधर पहुंचाओ तो क्या बन गया ये, fx2 ग्रेटर देन fx1। इस इनइक्वालिटी को थोड़ा सीधा कर दो तो क्या बन गया ये, fx1 लेस देन fx2। तो देखो भाई, x1 लेस देन x2 से आपने क्या साबित कर दिया, fx1 लेस देन fx2। किस चीज की निशानी है ये, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? तो एफ डैश सी को पॉजिटिव लेने से इंक्रीजिंग कंक्लूजन निकला। कोई कहे कि सर आपको क्या पता एफ डैश सी पॉजिटिव है, तो दूसरा केस ले ले चल, जिसमें एफ डैश सी नेगेटिव ले ले। तो एफ डैश सी अगर नेगेटिव ले लिया, तो अब ये वाली आरएचएस वाली क्या बन गई, नेगेटिव बन गई, बोलो। तो एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन नेगेटिव हो गया ना, लेस देन जीरो। माइनस एफ एक्स वन को उधर पहुंचाओ तो एफ एक्स टू लेस देन एफ एक्स वन, और इनइक्वालिटी को सीधा करो तो एफ एक्स वन ग्रेटर देन एफ एक्स टू। फाइन। अब आप देखो,
आपने x1 लेस देन x2 लिया था, लेकिन उल्टा रिलेशन आ गया f(x1) ग्रेटर देन f(x2)। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने f डैश सी को नेगेटिव लिया था। तो प्रूव हो गया कि डेरिवेटिव नेगेटिव लेने से उल्टा रिलेशन आएगा, फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा, और डेरिवेटिव पॉजिटिव लेने से सीधा रिलेशन स्टेब्लिश होगा और फंक्शन इंक्रीजिंग। दिस इज द प्रूफ। ओके, दिस हैज टू बी प्रूव्ड बाय मीन वैल्यू थ्योरम, और मीन वैल्यू थ्योरम कोर्स में नहीं है, इसका मतलब आपका ये प्रूफ भी एग्जाम में नहीं आना। ये केवल आपकी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मीन वैल्यू थ्योरम की मदद से आप प्रूव करोगे ही क्यों जब कोर्स में नहीं, तो उसके अलावा और कोई प्रूफ है नहीं। विद द हेल्प ऑफ ग्राफ तो प्रूव कर नहीं सकते। समझ गए क्या? ठीक है, प्रूफ पढ़ लो। लेट x1 एंड x2 बी 2 पॉइंट्स, लेट x1 एंड x2 बी एनी 2 पॉइंट्स। 7 11 हो गई है। लेट x1 एंड x2 बी एनी 2 पॉइंट्स, गलत है क्या टाइम? सॉरी, 7 11 तो 9 होगा। 1 सेकंड, 5 59 हो गई। लेट x1 एंड x2 बी एनी 2 पॉइंट्स इन द गिवन डोमेन a कॉमा b सच दैट, आपने स्टार्टिंग में x1 को छोटा लिया, x2 को बड़ा लिया। अब मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहेगा? मीन वैल्यू थ्योरम कहेगा कि एटलीस्ट एक पॉइंट सी ऐसा जरूर मिलेगा a कॉमा b में जिसमें ये रिलेशन स्टैब्लिश होता है, f डैश इक्वल टू fx2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x। अच्छा, कोई ये भी कह सकता है कि सर हमने अगर उल्टा लिया होता यहाँ पे, इसको ग्रेटर देन लिया होता, तो उसी हिसाब से अब fx2 और fx1 सेट होता। क्योंकि अगर इसको उल्टा लिया तो जो x2 माइनस x1 आप पॉजिटिव लेके चल रहे थे, अब वो नेगेटिव हो जाएगा। तो अब नेगेटिव हो जाएगा, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए नेगेटिव इंटू नेगेटिव चाहिए, और उसको नेगेटिव करने के लिए नेगेटिव इंटू पॉजिटिव। तो जो जो हमने काम किया जस्ट उल्टा 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 होता शुरू हो जाएगा। लेकिन अपन वो वाला केस नहीं ले रहे हैं, अपन यही केस ले रहे हैं कि हमने तो ये वाला लिया। तो उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद एफ डैश सी की वैल्यू ये आई गई है, तो एफ डैश सी की वैल्यू ये आ गई है, तो यहाँ से हमने x2 माइनस x1 को एफ डैश सी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एफ एक्स टू माइनस x1 की वैल्यू ये आ गई। अब टेकिंग एफ डैश सी पॉजिटिव, x2 माइनस x1 ऑलरेडी पॉजिटिव एक गिवन है, तो उससे fx2 माइनस fx1 भी क्या हो गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब fx2 ग्रेटर देन fx1, यानी कि fx1 लेस देन fx2। तो इसका मतलब यह है कि ये लेने से ये साबित हो गया, इसका मतलब ये है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है जब डेरिवेटिव पॉजिटिव है, और वाइसी वर्सा इसी का उल्टा कर दें तो वो प्रूव हो जाएगा कि नेगेटिव। तो एक ही चीज प्रूव करनी है, दूसरी चीज प्रूव नहीं करनी, प्रूव हो गई। डन। सो टॉपिक इंट्रोडक्शन हो चुका है। 5 मिनट के लिए और रुको बस, कुछ एक्स्ट्रा बताना है आपको। सब लोग साइन थीटा का ग्राफ जानते हैं? बोलो, जानते हैं? साइन एक्स जिसको अपन बोलते हैं, उसका ग्राफ जानते हैं कि सब लोग? यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो प्लीज हेल्प मी आउट, साइन थीटा का ग्राफ कैसे बनता है? ये 0, ये लेट्स से π/2। ओके, आगे बोलो। ये पाए, आगे बोलो। 3π/2, आगे बोलो। 2 पाए, आगे बोलो। 5π/2। चलो इतने पे एनालाइज करते हैं। सो बताना जरा, 0 से π/2 पे ऐसा होता है, 1 तक पहुंचता है ग्राफ। थोड़ा फ्री हैंड से बना रहा हूँ और थोड़ा जल्दी बना रहा हूँ। फिर π/2 पर वो 1 को अटेंड करता है, फिर π/2 से पाए पे वो वापस क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। और फिर पाए से लेके 3π/2 पे वो -1 को अटेंड करता है, राइट। और फिर 3π/2 से 2 पाए में वापस वो 0 हो जाता है, एंड अगेन 5π/2 पे वो 1 को अटेंड करता है। इन शॉर्ट वो 1 और -1 के बीच में घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है, घूमता रहता है, राइट। बोलो, ये वैल्यू है हमारी 1, और ये वैल्यू है हमारी -1। ये होता है कि साइन एक्स का ग्राफ होता है। अब एक बार के लिए मैं ये 1 -1 तो हटा देता हूँ। ओके, देखो भाई, साइन थीटा जो है 0 से π/2 पे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है। तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि इस ब्लॉक में साइन थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन है? यस और नो? 0 to π/2 में वो क्या है? क्या है? बोलो, इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, डिक्रीजिंग कब हुआ, यानी साउथ ईस्ट डायरेक्शन कब फॉलो करी उसने, बताओ? π/2 से 3π/2 पे। इस ब्लॉक के अंदर उसने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को फॉलो किया, क्या चेक करो। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, सॉरी साउथ ईस्ट डायरेक्शन को फॉलो किया क्या? तो मैं क्या कह सकता हूं यहां से, रिजल्ट्स बताओ, कि π/2 से और 3π/2 पर वो क्या है बोलो? डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब आप cos थीटा का ग्राफ भी जानते होंगे, जानते हैं क्या सब लोग?
क्या इसी ग्राफ में इसको ड्रॉ किया जा सकता है? क्या किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो इसी ग्राफ में मैं ब्लू लाइन से कॉस थीटा का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। कॉस थीटा ही क्यों? कॉस थीटा ही क्यों? क्यों? क्योंकि साइन थीटा का डेरिवेटिव कौन होता है? कॉस थीटा होता है। यानी एक फंक्शन और उसी फंक्शन का ग्राफ सेम ग्राफ पे ड्रॉ करके एनालाइज किया जा रहा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होने का। सो कॉस थीटा का ग्राफ ऐसे चालू होता है कि वो 1 से स्टार्ट होता है, और बोलो पाई/2 पे आते आते वो क्या हो जाता है? 0। फिर पाए पे आते आते वो क्या हो जाता है बताओ? -1। ओके। और फिर वो और फिर वो 3π/2 पे 0 हो जाता है, राइट। और फिर आगे बताओ 2π पे क्या हो जाता है? 2π पे क्या हो जाता है वापस? ऐसा कुछ होता है। डन। अब सुनो ध्यान से। अगर ओरिजिनल फंक्शन के ग्राफ से पता लगाना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो क्या तरीका है? ओरिजिनल फंक्शन, जैसे साइन एक्स ही फंक्शन भी साइन एक्स गिवन है और ग्राफ भी साइन एक्स का, यानी रेड वाला ग्राफ है हमारे पास। तो क्या तरीका है पता लगाने का कि वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ओरिजिनल फंक्शन के ग्राफ से? अभी भी तो बताया, डायरेक्शन देखो ना, नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट। ओरिजिनल फंक्शन का ग्राफ जब जब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को फॉलो करे तो इंक्रीजिंग है, और साउथ ईस्ट को फॉलो करे तो वो डिक्रीजिंग है। अब मुझे बताओ, ओरिजिनल फंक्शन के ग्राफ से नहीं पता लगाना, उसके डेरिवेटिव के ग्राफ से पता लगाना है, तो क्या तरीका है? पॉजिटिव नेगेटिव, डेरिवेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब कोई फंक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव ग्राफ से कैसे पता चलता है? कोई फंक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव उसका ग्राफ से कैसे पता चलेगा? पॉजिटिव का मतलब उसकी वैल्यू 0 से बड़ी, तो उसकी वैल्यू 0 से बड़ी तो उसका ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर। नेगेटिव मतलब उसकी वैल्यू 0 से छोटी, तो उसका ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे। आप ये चेक करके बताओ कि ब्लू वाला ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर किस इंटरवल में है? शुरू से आओ। ब्लू वाला ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर किस इंटरवल में है? 0 से π/2। तो भैया 0 से π/2 पे इसने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को फॉलो किया। जब जब डेरिवेटिव का ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर, तब तब उस ओरिजिनल फंक्शन की डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट यानी इंक्रीजिंग। ठीक है। और जब जब इसका डेरिवेटिव का ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे, तब तब इसकी डायरेक्शन साउथ ईस्ट। फॉलो उसको करनी ही पड़ेगी। उसके डेरिवेटिव का ग्राफ की वैल्यू नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव होने का मतलब एक्स एक्सिस से नीचे आ जाए, तब तब ओरिजिनल फंक्शन साउथ ईस्ट को फॉलो करेगा ही करेगा। और जैसे ही उसका ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर फिर गया गया, तो यहां से लेके यहां तक इस जो डायरेक्शन है वापस नॉर्थ ईस्ट हो गई। ओके। तो ओरिजिनल फंक्शन के ग्राफ से पता लगाना है तो डायरेक्शन देखनी है नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट। डेरिवेटिव से पता लगाना है तो जस्ट ये देखना है एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के नीचे, एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के नीचे। इसलिए डेरिवेटिव का एनालिसिस थोड़ा आसान है, क्योंकि डायरेक्शन देखना मुश्किल है, पर एक्स एक्सिस के ऊपर हो या एक्स एक्सिस के नीचे हो ये देखना आसान है। तो किसी ने कहा साइन थीटा का पता करो किस इंटरवल में पॉजिटिव नेगेटिव है, तो आप उसका ग्राफ क्यों बनाते हो? उसके डेरिवेटिव का ग्राफ बनाओ। और उसके डेरिवेटिव के ग्राफ को बनाकर क्या करना है? जस्ट इतना देखना है कि उसका डेरिवेटिव का ग्राफ किस इंटरवल में एक्स एक्सिस से ऊपर है और किस इंटरवल में एक्स एक्सिस से नीचे है। जब जब वो ऊपर है तो ओरिजिनल फंक्शन वहां पे इंक्रीजिंग है, जब जब वो नीचे है तब तो वो डिक्रीजिंग है। किसने कहा सर ने मैं तो ओरिजिनल फंक्शन का ग्राफ बनाऊंगा, तो फिर अब उसमें ऊपर नीचे मत देखना, उसमें नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट देखना। ठीक है ना? क्लियर है क्या? ये चीज समझ में आ गई? समझ में आ गई? ये प्रूफ है कि जब जब डेरिवेटिव नेगेटिव होगा तब तब डायरेक्शन साउथ ईस्ट हो जाएगी, और जब जब डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तब तब डायरेक्शन ऑटोमेटिकली उस फंक्शन की नॉर्थ ईस्ट की साइड घूम जाएगी। ऐसे मत के ना, ऐसे कई बार बच्चे फिर ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर देखो इस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, लेकिन रेड वाला ग्राफ तो इसके नीचे है। तो रेड वाले ग्राफ को ये नहीं देखना कि नीचे या ऊपर है, रेड वाले ग्राफ को तो ये देखना है कि ऊपर वाली डायरेक्शन में जा रहा है या नीचे वाली डायरेक्शन में जा रहा है। ऊपर नीचे तो ब्लू वाले ग्राफ को देखना है। ठीक है। तो फंक्शन एक्स एक्सिस से नीचे होने के बाद भी इंक्रीजिंग डायरेक्शन को फॉलो कर सकता है। ठीक है। ओरिजिनल फंक्शन के ग्राफ को ये नहीं चेक करना कि तुम हो कहां, ये चेक करना है तुम डायरेक्शन क्या फॉलो कर रहे हो। तुम नीचे हो सकते हो पर तुम डायरेक्शन ऊपर की फॉलो कर रहे हो, तुम ऊपर हो सकते हो पर तुम डायरेक्शन नीचे की फॉलो कर रहे हो।
ऊपर नीचे वाला ग्राफ किसका देखना है? उसके डेरिवेटिव का देखना, उसके डेरिवेटिव का देखना है। समझ में आया? ऐसे आप बहुत सारे और एग्जांपल भी ले सकते हो, जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव क्या होता है? 2x। तो अब ये भी आप घर पे ट्राई करना, एक्स स्क्वायर का ग्राफ, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आप बना सकते हो, यू शेप ग्राफ बनता है। और एफ डैश एक्स क्या बन जाएगा? इसका 2x, और 2x का ग्राफ भी एक लीनियर स्ट्रेट लाइन बनेगी, जिसको बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप दोनों ग्राफ को एनालाइज करना, जिस जिस इंटरवल में 2x एक्स एक्सिस से ऊपर रहेगा उस इंटरवल में एक्स स्क्वायर की डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट रहेगी, और जिस जिस इंटरवल में 2x की वैल्यू एक्स एक्सिस से नीचे रहेगी यानी नेगेटिव रहेगी, उस इंटरवल में एक्स स्क्वायर की डायरेक्शन ऑटोमेटिकली साउथ ईस्ट हो जाएगी। ठीक है? ऐसे अपन नंबर ऑफ फंक्शंस के लिए चेक कर सकते हैं, उसका ग्राफ और उसके डेरिवेटिव का ग्राफ एक ही जगह बनाकर देखना पड़ेगा। और मेरे पास इससे परफेक्ट एग्जांपल नहीं था, साइन थीटा और कोस थीटा एक ही ग्राफ पे पुट अप करके चेक करना। डन। ये एनालिसिस आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है ना? ओके, तो समझ में आया? कल से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये सारा आप नोट्स आप आज कंप्लीट करो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाहर से 11th वालों को भेज देना अंदर।